हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आवेदा में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं एक एडवाइज़र के रोल की, एक थर्ड आदमी के रोल की, उसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि भाई क्या ये ज़रूरी है आज के टाइम में। डिजिटल दुनिया है भाई, आपके मोबाइल के ऐप पे सब चीज़ है। तो क्या ज़रूरत है किसी दूसरे से हमें कोई इन्वेस्टमेंट कराने का या उससे कुछ भी काम कराने का। तो चलिए बात करता हूँ, मैं अपने अपने बारे में बताऊँ कि मैंने यूटीआई जो था, यूटीआई म्यूचुअल फंड, जब उस टाइम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोलते थे, तब 2002 में मैंने ज्वाइन किया था। तो वहाँ आफ्टर सेल सर्विसेज, क्वेरी, सारी की सारी इन्वेस्टर रिलेशंस, वो सारी मैं देखता था। तब उस टाइम US 64 स्कीम बंद हुई थी, आपको याद होगा 2002। और उस टाइम आगरा में संजय प्लेस में ऑफिस हुआ करता था, संजय प्लेस में नीचे ग्राउंड फ्लोर में, जहाँ पर आज पीएनबी है। हाँ, तो वो चीज़ थी, ठीक है। तो यूटीआई का ऑफिस था वहाँ पर और लोग बाग आया करते थे, US 64 क्वेरीज के लिए आते थे। एक राजलक्ष्मी यूनिट स्कीम होती थी, वो बंद हो गई थी। राजलक्ष्मी यूनिट स्कीम जो बंद हुई तब एआरएस बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई। तो एआरएस बॉन्ड के अंदर क्या होता था कि उन्होंने इशू कर दिया, तो उसके अंदर माइनर की होती थी, ज़्यादातर बच्चों की होती थी। अब बच्चों के अकाउंट होने चाहिए थे, तो बच्चों के अकाउंट्स ओपन होने चाहिए थे और सिग्नेचर वेरिफिकेशन उसका एक रूल था। तो सिग्नेचर वेरिफिकेशन करा के आपको देना पड़ता। तो ऐसे लोग बाग बहुत सारे आते थे कि भाई हमारी आज लक्ष्मी यूनिट स्कीम बंद हो गई और उसको चेंज कराना है, उसको पेमेंट लेना है, मतलब जैसा भी हो। तो आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर लोग आते थे, तो मैं पूछता था उनसे कि आपने जिनके थ्रू कराया, आप उनके थ्रू क्यों नहीं कराते हो। कह रहे वो है नहीं अभी और अब वो आते नहीं है, वो जब इन्वेस्टमेंट कराया था तब आए थे। तो नंबर वन कि भाई एडवाइज़र की प्रायोरिटी कहाँ से चालू होती है। देखिए, इन्वेस्टमेंट कराना एक अलग बात है, रिटर्न्स दिलवाना एक अलग बात है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस देना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस के लिए अगर जिसने इन्वेस्ट किया है वो खुद अगर ऑफिस आए, तो इसका मतलब ये चीज़ गलत है। तो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रायोरिटी रखनी चाहिए, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्रीज़ है। क्योंकि आज भी मैं ऐसे केस देखता हूँ, ट्रांसमिशन के केस, डेथ हो गई है जिसने इन्वेस्ट किया था, उसके घर वाले परेशान हैं, उसकी वाइफ परेशान है, उसके बच्चे परेशान है कि भाई पापा ने कहाँ इन्वेस्ट किया, ठीक है ना, और वो कहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे उसको पैसा वापस लेंगे। तो उसके लिए लोग बाग आज भी ऑफिसेस के चक्कर काट रहे हैं, पहले भी काटते थे, आज से 20 साल पहले, और आज भी। और यूटीआई में तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे आदमी, हर किसी घर में यूटीआई तो था ही। इन्वेस्टमेंट के नाम पर यूटीआई के कागज़ आज भी मिल जाएंगे आपको किसी ना किसी घर पे। हाँ, तो मैं किधर था, हाँ, ट्रांसमिशन के लिए। तो ट्रांसमिशन के लिए जो लोग आते थे वहाँ पर, तो यही दिक्कत होती थी कि इन्वेस्टमेंट तो करा देते थे लोग एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज, और आफ्टर सेल सर्विसेज एक नहीं होती थी, बहुत सारी होती थी। आफ्टर सेल सर्विस में तो क्या होता था कि आरयूडी के चेक्स होते थे। आरयूडी का मतलब होता है रिटर्न एंड डिलीवर, मतलब डिविडेंड इशू हुए या रिडम्पशन चेक इशू हुए और वो आपके घर के एड्रेस पे गए। पहले के टाइम में चेक ही इशू होते थे, डायरेक्ट अकाउंट में नहीं होते थे। तो आरयूडी के अंदर घर पे गए और वहाँ से वो रिटर्न हो गए। वो XYZ कोई भी रीज़न हो कि आप घर पे नहीं थे या ताला लगाता या आपका घर चेंज कर लिया, और वो वापस चले गए वापस म्यूचुअल फंड के पास। अब उन्होंने अपने सिस्टम में एंट्री कर ली कि भाई आपके घर पर हमने चिट्ठी भेजी थी, लेकिन वो वहाँ पर डिलीवर नहीं हुआ चेक, और अब ये यहाँ पर है, अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप कलेक्ट कर लीजिए। तो आरयूडी केसेस बहुत होते थे। मतलब उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब कंप्यूटर स्टार्ट ही हुआ था, और उस टाइम ओरेकल पर हम लोग काम करते थे। मतलब जब ये बात करता हूँ 2002-03 की, तब उस टाइम बड़ा वो चीज़ थी। तब उस टाइम सब, उससे पहले मैनुअल होता था ज़्यादातर, फिर धीरे धीरे कंप्यूटर पर आया। तो ये हुई एक आरयूडी सर्विसेज हुई। एक होता था नेम में करेक्शन होना, जैसे मेरा नाम नितिन नाथ शर्मा है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो नितिन शर्मा के नाम से इन्वेस्ट कर दिया आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने या किसी ने भी, जिसने भी इन्वेस्ट कराया। अब मैं आज की डेट में पैसा वापस ले रहा हूँ तो मेरे अकाउंट में डायरेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मेरे नाम है नितिन नाथ शर्मा के नाम से बैंक अकाउंट है और इन्वेस्टमेंट है नितिन शर्मा के नाम से। अब मैं अपना ही नाम सही कराने के लिए, नेम करेक्शन के लिए मुझे एफिडेविट देना होगा, पहले एफिडेविट देना होगा, पैन कार्ड लगाना होगा, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ होगी, नेम सही होगा, तब जाके मैं रिडम्पशन ले पाऊंगा। और अगर रिडम्पशन ले भी लिया, चेक इशू भी गया, तो आज की डेट में हम बैंक में जमा नहीं कर सकते। उस टाइम में तो हम कर सकते थे पहले तो, कि भाई अगर थोड़ा सा भी मिसमैच है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो भी बैंक वाले ले लेते थे, लेकिन आज की डेट में नहीं लेते। अगर आपकी नेम में एक भी स्पेलिंग और आधार में स्पेलिंग का ज़रा भी मिसमैच है तो केवाईसी ही नहीं बनेगी। और उस जमाने में तो जब यूटीआई के अंदर, तब तो पैन कार्ड वगैरह नहीं लिया जाते थे, सीधे इन्वेस्टमेंट होता था। तब तो यूटीआई में बगल में ही एक कौन सी थी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का एक एक्सटेंशन काउंटर होता था।
तो वहाँ पे सर्विस ऐसे एक क्या बोलते हैं, सर्विस काउंटर होता था, उसके बगल में ही बैंक का एक एक्सटेंशन काउंटर होता था। मतलब आप कैश जमा करो और वो कैश की रिसिप्ट देगा, और एप्लीकेशन फॉर्म के संग आपने कैश की स्लिप लगा दी कि भाई मैंने 1 लाख रुपए जमा किया है, 50,000 20,000 जो भी XYZ आपको जमा करना है, और वो हमने स्टैम्प करा के दे दी। तो फिर वो प्रोसेस हो जाती थी, स्टेटमेंट जनरेट हो जाते थे। तो ये प्रोसेस होता था उस टाइम के अंदर। फिर पेन स्टार्ट हुआ, पेन सेबी ने कहा कि भाई पेन भी लगाओ। फिर KYC स्टार्ट हुई, तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आफ्टर सेल सर्विसेज पहले भी थी और आज भी हैं। फिर मैं UTI से फिर मैं गया 2006 में, हाँ 2006 नहीं, हाँ 2006 के एंड में गया था, मतलब साथ ही आ गया था। तब मैं बिरला में चला गया एज अ कस्टमर केयर ऑपरेशन, ठीक है ना। तो कस्टमर केयर ऑपरेशन में मेरे पास सारी लोकेशंस थी, आगरा थी, मथुरा थी, अलीगढ़, फिरोज़ाबाद, बरेली, हल्द्वानी, मुरादाबाद, पूरा लोकेशन था। तो फ़ोन्स आते थे मेरे पास बहुत सारे आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए। वही चीज़ें थी जो कि मैं UTI में करके आया था, कि RUD हुआ, कि डिविडेंड वारंट नहीं मिला, कि डेथ ट्रांसमिशन है, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ भी यही सर्विस होती थी। एक उस टाइम, हाँ जब मैं UTI में, सॉरी बिरला में था, तब एक क्लाइंट आते थे मेरे पास। बिरला में फ्रंट ऑफिस में बैठता था, फ्रंट डेस्क पे। तो इन्वेस्ट करके आके चले जाते थे। 10,000 का चेक दिया, 20,000 का, कभी 50,000 का। यूनिवर्सिटी में करते थे, हरी सिंह नाम था उनका, हाँ हरी सिंह। तो ऐसे इन्वेस्ट करके चले जाते थे, ठीक है। स्टेटमेंट आते, पुराने स्टेटमेंट जनरेट करके मैं दे देता था उनको। ऐसी 4-5 साल हो गए। बिरला में मैंने कितने कितने 14 साल काम किया, 14 ईयर्स बिरला में। फिर जब मैं सेल्स में आ गया तो काफ़ी दिनों बाद एक लेडी आई, मतलब उस बात को हो गए 7-8 साल हो गए। तो एक लेडी आई, और वो मैं जानता नहीं था कि उन्हीं की वाइफ थी, और वो एक्सपायर हो चुके थे, हरी सिंह। तो कोई स्टेटमेंट कोई पहुंचा होगा कभी पुराना कोई, या कोई RUD का कोई डिविडेंड बॉन्ड कुछ ऐसा था, या पैन नंबर, हाँ यार पैन नंबर लेकर आई थी कि हमारे हस्बैंड कुछ इन्वेस्ट करते थे, म्यूचुअल फंड बोलते थे। एक एक म्यूचुअल फंड के ऑफिस वो जाती थी कि भाई पैन नंबर से वो ट्रेस हो जाए। तब पहले बिरला में आई थी, मैंने देखा तो पैन कार्ड में समझ गया। मैंने कहा आपके हस्बैंड यूनिवर्सिटी में थे? तो कहते हैं हाँ, क्या आप जानते थे? मैंने कहा हाँ मैं जानता था, वो आते थे यहाँ बैठते थे, चाय वाय पीते थे मेरे साथ बैठ के, और उनका इन्वेस्टमेंट भी है। स्टेटमेंट निकाला उनका, स्टेटमेंट देखा तो भाई उनकी वैल्यू जो वो 10,000 50,000 20,000 जो इन्वेस्ट करते थे थोड़ा थोड़ा अमाउंट, वो लाखों में हो गया था। मतलब 7-8 साल का गैप हो गया था। तो बड़ी खुश हुई। उनके पास इतनी वैल्यू नहीं थी, मतलब उस टाइम उतना पैसा नहीं था, उन्हें ज़रूरत थी फंड्स की, और एक म्यूचुअल फंड से एक रिटर्न मिला तो वो भी थी। तो ये चीज़ थी, ये सर्विसेज होना ज़रूरी था। क्योंकि देखिए लोग बाग आज भी इन्वेस्ट कर देते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देते हैं, या क्या बोलते हैं अपने मोबाइल से। लेकिन ये है कि आप जितने समझदार हो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में और दूसरा पर्सन भी उतना समझदार हो। ये 5 उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती। आप जितने समझदार हो, ज़रूरी नहीं है वो। दूसरा, आपने अपने फैमिली में कुछ बताया नहीं कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ है, खास तौर से आज की यंग जनरेशन। तो अपनी फैमिली में भी बता के रखें, प्रिंट आउट हार्ड कॉपी एक फ़ाइल बना के रखें कि भाई ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, ये मेडिक्लेम है। क्योंकि अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, अगर कल को कोई एक्सीडेंट ही हो जाता है, तो आप इस हाल में नहीं होगे कि आप बता सको कि भाई मेरी हेल्थ पॉलिसी भी है। तो कैश तो आपको जमा ही करना पड़ेगा ना हॉस्पिटल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ आपको डिस्कस करनी पड़ेगी, और एक ऐसा तीसरा आदमी को आपको अपनी लाइफ में एंटर करना पड़ेगा। जैसे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं जो आपकी हर बीमारी को जानते हैं, वैसे ही एक तीसरा बंदा एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, जिसको आप ट्रस्ट कर सको और जिस पर आप भरोसा कर सकते हो कि भाई ये हमारी बुरे मदद में काम करेगा। क्योंकि देखिए एडवाइज़र्स का रोल असली टाइम में बुरे वक्त में ही सामने आता है। चाहे जब मार्केट में करेक्शन हो, जब मार्केट गिरता है, जब बढ़ता हुआ मार्केट है तो सब कुछ ठीक होता है। जब मार्केट गिर रहा होता है तब आदमी के सेंटिमेंट्स काम नहीं करते, यही बुरा वक्त में होता है। जैसे कोविड आया, कोरोना हुआ, घर के अंदर किसी मेंबर को कोविड आ गया, वो इतना बीमार हो गया सेकेंड वेव के अंदर, तो अच्छे से अच्छे आदमी मैंने ऐसे देखे, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग, माइंडेड लोग, उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया एकदम। वो मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करूं। मैंने कहा आप तो इतने होशियार हो, सब कुछ जानते हो दुनिया, लेकिन आप मुझसे कह रहे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो भी एक टाइम होता है कि जब बुरा वक्त आता है तो आदमी की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो सही एडवाइस का रोल वहाँ और ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो ये एक जना अपने साथ ऐसा रखें, फीस लेगा, या ये भी है कि जो भी चार्जेस हो लेगा, लेकिन ये है कि आपको भरोसा है कि हाँ ये बंदा मेरी बुरे समय में मदद करेगा। देखिए बुरे समय में, अच्छा समय सबका होता है, अच्छा समय बुरा समय सब होता है। अच्छे समय में तो सब लोग साथ होते हैं। आदमी की पहचान तब होती है जब बुरे समय में आदमी आपके साथ खड़ा हो, ठीक है ना।
देखिए लाइफ में अप एंड डाउन सबके साथ हुए, मेरे साथ भी हुए, हो सकता है आपके साथ भी हुए होंगे। तो आप ज़्यादा जानते हैं और मैं भी जानता हूँ अच्छा और बुरा समय की पहचान क्या होती है। तो वही मैं कह रहा था कि एडवाइज़र का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए एक इंटेलिजेंट होना भी ज़रूरी है कि इंडस्ट्री में वो कितना पुराना है, उसने मार्केट के अप एंड डाउन्स देखे नहीं किने। पोर्टफोलियो मैनेज करना आना चाहिए उसको कि भाई इस वाले सेक्टर के अंदर आने वाले टाइम में रिटर्न्स ज़्यादा होंगे, या अभी इस सेक्टर में रिटर्न्स खत्म हो गए, अब इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। जैसे फार्मा में, आज की डेट में फार्मा में बहुत ज़्यादा मार्जिन बचे नहीं। आज की डेट में गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और धीरे धीरे दवाइयाँ सस्ती कर रही है, तो इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे कि फार्मा में रिटर्न्स बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं होंगे, जो एक टाइम में बहुत तेज़ी से हुए थे कोविड जाने के बाद। और हाल फिलहाल ऐसा कोई कोई बड़ी बीमारी तो कोई लग नहीं रही कोई आने वाले टाइम में। तो इससे अच्छे आप एनर्जी सेक्टर आप ले सकते हो, पावर ले सकते हो आप। आईटी सेक्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में वो भी मूवमेंट करेगा। तो ये सारी नॉलेज होनी चाहिए आपके एडवाइज़र्स को, ठीक है ना। तो ये कि अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज करे कि बुरे समय में लिक्विड हो उसके पास हो, आपके पोर्टफोलियो के अंदर हो, आपके बुरे समय में एडवांटेज बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो। तो इस तरह से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दें जो डबल डिजिट रिटर्न दे, लॉन्ग टर्म गोल आपके अचीव करें। तो एडवाइज़र का रोल खाली रिटर्न्स अल्फा जनरेट कराना नहीं, आफ्टर सेल सर्विसेज देना भी ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत से लोगों के इन्वेस्टमेंट हैं, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स हैं, अनक्लेम्ड मतलब रिडम्पशन ले चुके हैं, लेकिन आज की डेट में पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया। यूटीआई का मैंने देखे ऐसे बहुत सारे केसेस, और बहुत सारे केस ऐसे एज भी हैं कि जिन लोग इन्वेस्ट करके चले गए आज वो नहीं है इस दुनिया में, और उनके इन्वेस्टमेंट इतने ज़्यादा है, अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंदर हैं, कभी सुंदरम के अंदर है, बिरला में है, टाटा में है, एचडीएफसी में, आईसीआईसी में, लेकिन फैमिली को नहीं पता। अब फैमिली में नहीं पता, उनको टाइम भी नहीं है, या एजेड ने जो भी हैं जो भी कह लीजिए, लेकिन ये है कि उन्हें नहीं पता। तो एक ऐसा बंदा चाहिए जो ये चीज़ कर सके, किसी की एब्सेंस में ये सारे काम कर सके, कि भाई वो यूनिट ट्रांसमिशन कराए और जो नॉमिनी जो है उसके अंदर अपॉइंट करें। अब मैंने तो ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर्स नॉमिनी भी अपॉइंट नहीं करते। अब नॉमिनी अगर अपॉइंट नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट इतनी आसानी से नहीं बनता, कोर्ट से बनता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी एक एडवाइज़र को पता होनी चाहिए कि आगे फ्यूचर में क्या क्या दिक्कतें आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ चेक ले लिया, इन्वेस्टमेंट करा दिया और हो गया काम, अब भैया जयराम जी की। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा किया जो लोग आज पछता रहे हैं आज, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म हमारा बिजनेस है। अगर आपको 20 साल का किसी का इन्वेस्टमेंट कराना है तो 20 साल 15 साल की तैयारी आपको आज करनी पड़ेगी, और ये श्योर करना पड़ेगा कि 20 साल 15 साल भी आप उसके साथ ही हो। कोई कैजुअलिटी तो किसी के साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि भाई हम हमारा है, लेकिन ये है कि कोशिश यही रहनी चाहिए कि भाई पॉजिटिव रहें, उनके साथ खड़े हों, उनके अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि आज के समय में हम किसी पर आंख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने हंसे मुस्कुराए और बोले कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आज के समय में, क्योंकि दुनिया, उसने बड़ा डरते डरते पूछा कि भाई कलयुग है, अगर हम किसी में आंख बंद करके भरोसा कर लें और उसने धोखा दे दिया तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, और ऐसा होता भी है। तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया स्वामी विवेकानंद जी ने, कि उन्होंने कहा कि भाई आप ये देख लें कि सामने वाला अंधा ना हो। आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं किसी के ऊपर, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि सामने वाला अंधा ना हो, वो ब्लाइंड ना हो, वो एक्टिव हो बंदा। तो ये एकदम बिल्कुल सिंपल। तो ये लॉजिक है आज की डेट में। क्या आप ये देख लीजिए, आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हो, अपना हार्ड एंड मनी किसी को दे रहे हो, भाई मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, अपना हार्ड एंड मनी, जो सबसे प्यारी चीज़ आज की डेट में पैसा ही होता है। बच्चे तो जो होते ही होते हैं, लेकिन पैसा भी आप किसी को ऐसे ही नहीं दे देते। तो आप उसके बारे में पता कर लें, क्या ये मैं इसको पैसा दे रहा हूँ, ये मेरा पैसा लेने लायक है भी कि नहीं है, मेरे पैसे को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, मेरे पैसे को सेव रखेगा कि नहीं रखेगा। सबसे बड़ी बात सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स, ये तीनों चीज़ें कि सेफ रखेगा कि नहीं, ठीक है ना, इसमें नॉलेज है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें सर्विस दे पाएगा कि नहीं, तो ये सारी चीज़ आप चेक कर सकते हैं एडवाइज़र अपॉइंट करने से पहले। तो वही मैं कह रहा हूँ, आज के इस डिजिटल युग में एक एडवाइज़र की ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। इनफैक्ट आप देखेंगे महाभारत में हमारे पांडव थे, एक से एक धुरंधर योद्धा थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये सारे के सारे ये अकेले इतने थे कि बहुत लोगों को परास्त कर, लेकिन इनको भी सही से युद्ध लड़ने के लिए एक एडवाइज़र की ज़रूरत थी। जो श्री कृष्ण जी थे, जिन्होंने कभी युद्ध में एक शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उनकी एडवाइस के दम पर उन्होंने पूरा
महाभारत का युद्ध जीत लिया, बड़े बड़े पराक्रमी योद्धाओं को हरा दिया, अपने गुरुओं को हरा दिया भाई। तो ये चीज़ है। मैं ये अपनी कंपैरिजन उनसे नहीं कर रहा कि श्री कृष्ण से, लेकिन ये है कि एक ऐसा जना आपकी लाइफ में होना चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट कर सके, भरोसा रख सकें। डिजिटल युग है, मैं मानता हूँ आप सब कुछ कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन एक तीसरे बंदे को भी इन्वॉल्व करें, जिसमें कभी आप एब्सेंस हो तो कोई उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो वही मैं कह रहा हूँ, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।